सोचो तुम एक एसआई की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हो और जिस जगह तुम्हारी पोस्टिंग हुई है वहाँ सालों से कोई भी सीरियस क्राइम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम ज्वाइन करते हो क्राइम पे क्राइम होने लगते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आज की मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम ऐसे ही एक ऐसे एसआई को देखते हैं जो अपनी ज्वाइनिंग देने जा रहा होता है। जब वो कार चलाकर जा रहा होता है तभी उसे उसके अंकल का कॉल आता है जो खुद पहले पुलिस में काम कर चुके थे। वो उसे समझाते हैं कि नए स्टेशन पे अपने ऑफिसर्स का अच्छे से यूज करना, उनसे सही तरीके से काम लेना। इसके बाद एसआई पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है कृष्णन, बालन, सत्यन, विवेश, रम्या और विद्या से। तभी उसे पता चलता है कि आनंद नाम का ऑफिसर आजकल छुट्टी पर चल रहा है। इसके बाद जब एसआई अपने रहने के इंतजाम के बारे में पूछता है तो कृष्णन अपने क्वार्टर के पास ही उसके लिए अरेंजमेंट करवा देता है। सभी ऑफिसर्स एसआई को उसका क्वार्टर दिखाते हैं और एसआई थोड़ा फ्रेश होने के लिए वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का एक सीन दिखाया जाता है जहां एसआई यूनिफॉर्म पहनकर पहली बार स्टेशन आता है और सभी ऑफिसर्स उसे सैल्यूट करते हैं। इसके बाद बाजार की एक दुकान में साबू नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि स्टेशन में एक नया एसआई आया है। दुकान वाला साबू से पूछता है कि क्या वो नए एसआई से मिला, तो साबू घमंड से कहता है कि कल परसों मिल लूंगा। इसके बाद सभी पुलिस वाले पेट्रोलिंग पर निकलते हैं और एसआई को अपने स्टेशन के पूरे एरिया के बारे में बताते हैं। रास्ते में कृष्णन उन्हें अपने कोलीग आनंद से मिलवाने ले जाता है जो कई दिनों से छुट्टी पे था। वहां पता चलता है कि आनंद के घर में उसकी मां बीमार है और उसकी पत्नी ही उनकी देखभाल कर रही है। एसआई आनंद की मां के जल्दी ठीक होने की दुआ करता है। इसके बाद शाम के सीन में दिखाया जाता है कि रम्या और विद्या एसआई को बिरयानी देने आती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि विद्या एसआई को पसंद करने लगी है और एसआई भी चुपके चुपके उसे देखता है। अगले दिन शाम को कृष्णन एसआई के क्वार्टर आता है और उसने अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन एसआई मना कर देता है। थोड़ी देर बाद एसआई खुद उनके क्वार्टर पर पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे ज़्यादा शोर आ रहा था और इसलिए मैं चेक करने आ गया, और सब ठीक देखकर वो वापस चला जाता है। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगले ही दिन एसआई से मिलने शहर के एक फेमस बार का मालिक आता है और वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। एसआई को गुस्सा आ जाता है और वो साफ मना कर देता है। इसके बाद वो कृष्णन को बुलाता है और कृष्णन को डांटता है, लेकिन कृष्णन सफाई में एसआई को समझाता है कि सर आप रिश्वत ले लिया करें क्योंकि सरकार से स्टेशन को बहुत कम फंड मिलता है, इसीलिए इन पैसों से स्टेशन की मरम्मत करवाई जाती है। ये सुनकर एसआई का गुस्सा ठंडा होता है और वो उसे माफ कर देता है। अगले सीन में एसआई को एक कॉल आता है जिसे पता चलता है कि शहर में झगड़ा हो रहा है। एसआई और उसकी टीम तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। तभी उस लड़ाई को रोकने के लिए साबू भी वहां पर आ जाता है और वो उन लड़ाई करने वाले लोगों को छोड़ देने की विनती करता है पुलिस से, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां घास काटने वाले एक आदमी को एक कटा हुआ हाथ मिलता है। तभी एसआई को कॉल आता है और वो तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग पूरे एरिया को सर्च करने लगते हैं और जल्द ही पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगती है। सर्च करते करते पुलिस उस बॉडी तक पहुंच जाती है जिसका वो हाथ था। कृष्णन एसआई को बताता है कि इतने सालों में पहली बार यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। फोरेंसिक टीम बताती है कि बॉडी लगभग एक हफ्ते पुरानी है और मौत का कारण सर के पीछे लगी हुई चोट है। अगले सीन में एसआई सभी ऑफिसर्स को आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग दोबारा उसी एरिया में जाते हैं जहां बॉडी मिली थी ताकि कुछ और सबूत मिल सकें, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो उस प्रॉपर्टी के मालिक से मिलने जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के मालिक की फैमिली तिरुवनंतपुरम घूमने गई है। एसआई उनकी फैमिली की भी रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग 1-2 हफ्ते से वहां पर गए हुए हैं। दूसरे दिन एसआई को फिर से एक कॉल आता है और इस बार उसे शॉक लगता है क्योंकि शहर की बड़ी फाइनेंस कंपनी में 50 लाख कैश और कुछ गोल्ड की चोरी हो चुकी होती है। गार्ड से पूछताछ में पता चलता है कि जब वो रात में स्मोकिंग कर रहा था तभी पीछे से 3 लोग आए और उसे बेहोश कर दिया। तभी कृष्णन कहता है कि सर जिसने भी ये किया है उसे इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। फिर ऐसा एक गौर करता है कि 3 तिजोरियों में से सिर्फ एक ही तिजोरी की चोरी की गई है क्योंकि वो बाकी 2 से छोटी थी। ऐसा ही प्रिडिक्ट करता है कि 3 लोग गैस कटर लेकर अंदर घुसे होंगे, उसी से तिजोरी को काटा होगा और फिर खिड़की को भी गैस कटर से काटा होगा और बाहर खड़े किसी ट्रॉली में डालकर तिजोरी को ले गए होंगे। इसका मतलब है कि उनके साथ कोई और भी था, यानी वो लोग 3 नहीं बल्कि 4 थे।
बाहर तब तक शहर के काफी लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं। एसआई कहता है कि हो सकता है चोर इसी भीड़ में छुपा हो। तभी एसआई को सीनियर का कॉल आता है और वो वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगता है, भीड़ में से एक आदमी उसे घूर रहा होता है। ये देखकर एसआई को कुछ अजीब सा लगता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में कंपनी के मालिक और मैनेजर बताते हैं कि मनोज नाम का एक आदमी है जिसकी प्रॉपर्टी उनकी कंपनी में गिरवी पड़ी है। इसी वजह से वो मनोज एक दिन कंपनी को धमकी देकर गया था। एसआई दूसरे पुलिस वाले से कंपनी की हिस्ट्री पूछता है तो पता चलता है कि 20 साल पहले ये एक छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे ये बड़ी कंपनी बन गई और लोगों की जमीनें इसी के पास गिरवी होती गईं। इसी वजह से काफी लोग कंपनी से नाराज हैं। इसके बाद एसआई थोड़ा सा निराश होता है कि जब से वो यहाँ पर आया है पहले मर्डर हुआ और अब रॉबरी भी हो गई। अभी बाजार में पता चलता है कि मधु नाम के एक आदमी ने इसी कंपनी की वजह से सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पुलिस मनोज के घर जाती है जिसने कंपनी से झगड़ा किया था। उसकी बीवी बताती है कि मनोज कई दिनों से घर नहीं आया है। पुलिस को शक होने लगता है कि मनोज इस सब में कहीं ना कहीं शामिल है। फिर एसआई को यह भी शक होता है कि कहीं वो डेड बॉडी मनोज की तो नहीं, इसीलिए वो उसकी वाइफ को बुलाकर बॉडी की पहचान करवाने को कहता है। अगले सीन में कृष्णन बताता है कि आसपास के किसी भी स्टेशन से किसी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं है। तभी स्टेशन में एक ब्लैकमेलिंग का केस आ जाता है जहां एक लड़का एक लड़की को उसके न्यूड फोटोज वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल कर रहा होता है और 5 लाख रुपए मांग रहा होता है। लड़की के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए एसआई रम्या को उस लड़के की रिलेटिव बनकर बात करने और समझौता करने को कहता है। तभी सत्यन एक पुलिस वाला एसआई को बताता है कि मधु नाम के एक आदमी ने 2 महीने पहले सुसाइड किया था, जिसके 2 बेटे हैं सनीश और किरण। सनीश भी 2 महीने से गायब है और किरण काफी झगड़ालू किस्म का है जिसके खिलाफ इस स्टेशन में 2 फेक केस भी रजिस्टर्ड हैं। एसआई पूछता है कि मधु के परिवार ने अब तक सनीश की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। जिसके बाद एसआई मधु के घर जाँच करने जाता है जहाँ एसआई मधु की वाइफ से मिलता है। एसआई पूछता है कि सनीश की मिसिंग रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं करवाई गई, तो वो जवाब देती है कि उन्हें लगता था कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। एसआई उसे कहता है कि अगर सनीश आ जाए तो उसे स्टेशन भेज देना। और जैसे ही वो निकलने लगता है उसे सनीश की फोटो दिखती है और ये वही आदमी होता है जिसे एसआई ने रॉबरी वाले दिन कंपनी के बाहर उसे घूरते हुए देखा था। एसआई को शौक लग जाता है और वो ये बात तुरंत सत्यन और रम्या को बताता है। इसके बाद अगले सीन में रम्या अंडर कवर बनकर ब्लैकमेलर से बात करती है और वो डील फाइनल कर लेती है कि 1 लाख रुपए देकर सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करवा देंगे। जैसे ही ब्लैकमेलर पैसे लेने के लिए आता है, एसआई अचानक वहां पहुंच जाता है और उसे एक टाइट स्लैप मार देता है। ये पूरा सीन पहले से ही हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसी कन्फेशन के थ्रू केस क्लोज हो जाता है। स्टेशन पर एसआई के पेरेंट्स भी मिलने आते हैं। छोटा सा इमोशनल मोमेंट होता है इसके बीच में। तभी कुछ ही दिनों बाद एक डैम के पास एक और डेड बॉडी मिलती है और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि मौत का कारण भी वही है, सर पे भारी चोट। एसआई को एहसास होता है कि ये दोनों मर्डर सेम इंसान या ग्रुप ने किए हैं। इसी वजह से वो सारे गोल्डस्मिथ और ज्वेलर्स को अलर्ट कर देता है कि अगर कोई सस्पिशियस आदमी सोना बेचने आए तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। इसी बीच डिप्टी एसपी एसआई से मिलने आता है और कहता है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि ये केस किसी सीनियर ऑफिसर को दे दिया जाए क्योंकि एसआई अभी नया है। एसआई थोड़ा दुखी हो जाता है लेकिन वो केस खुद सॉल्व करने की जिद पकड़ लेता है। रात को मक्खी माला रिजॉर्ट के पास एक टिप मिलती है कि किसी ने किसी को बॉडी कैरी करते हुए देखा है। एसआई और 3 ऑफिसर्स जंगल में 4 अलग अलग डायरेक्शन में सर्च करने निकल जाते हैं। एसआई एक नकाबपोश आदमी को देखता है जो एक बॉडी को गड्ढे में डाल रहा होता है। गड्ढे में उसे एक गोल्ड चेन दिखती है। जैसे ही वो चेन उठाने जाता है, कोई पीछे से उसके सर पे वार कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब बालन उसे ढूंढने आता है तो उसके साथ भी सेम होता है। अगले दिन पता चलता है कि तीसरी बॉडी मणिकंदन की है जो एक तमिल मजदूर था और लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था। जब पुलिस कॉन्ट्रैक्टर से मिलती है तो पता चलता है कि उसके साथ 3 और तमिल मजदूर काम करते थे, अरुल, अनबू और कुमार। उनके घर से एक रिसिप्ट मिलती है जो उसी फाइनेंस कंपनी की होती है। यहीं से कनेक्ट होता है कि ये 4 मजदूर ही कंपनी की रॉबरी के पीछे थे। पता चलता है कि अरुल रॉबरी से पहले ही स्टेशन आया था अपने साथियों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। इसके बाद 2 बॉडीज की पहचान हो जाती है जो अरुल और अनबू की होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, अरुल की बॉडी रॉबरी से पहले ही मिल गई थी जिसकी वजह से टाइमलाइन मैच नहीं करती। लेकिन अभी कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता। विद्या एक थ्योरी देती है कि
शायद अरुल आखिरी वक्त पीछे हट गया था, इसीलिए बाकी लोगों ने उसे मार दिया और रॉबरी के बाद कुमार ने हिस्सा ना बांटने के लिए बाकी दो को भी मार दिया। सब लोगों को ये थ्योरी सही लगती है, लेकिन असल में ये गलत होती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाजी, जो फाइनेंस कंपनी से जुड़ा होता है, उसकी गाड़ी के सारे टायर पंक्चर्ड मिल जाते हैं। इसके बाद जब वो कॉल करने के लिए रुकता है तो एक नकाबपोश आदमी उस पर अटैक करता है। शाजी भागकर गाड़ी में बंद हो जाता है और हॉर्न बजाने लगता है, जिसकी वजह से पड़ोसी बाहर आ जाते हैं और हमलावर भाग जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और हमलावर को पकड़ लेती है। ये हमलावर सनीश होता है। सनीश स्टेशन में कन्फेस करता है कि हाँ, वो शाजी से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसके पापा का सुसाइड इसी कंपनी की वजह से हुआ था, लेकिन वो साफ कहता है कि रॉबरी या मजदूरों के मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद एसआई एक स्मार्ट मूव खेलता है। वो शाजी और कंपनी के मैनेजर को बुलाकर चोरी हुई तिजोरी की एक कॉपी दिखाता है और उसमें क्लेम किया हुआ गोल्ड और कैश फिट करने की कोशिश करवाता है, लेकिन सारा सामान उसमें फिट नहीं होता। जब कन्फ्रंट किया जाता है तो शाजी कन्फेस करता है कि उन्होंने गलत नंबर बताए थे। असल में चोरी हुई रकम 80 सोवरिन गोल्ड और 10 लाख कैश थी, ना कि 125 सोवरिन गोल्ड और 50 लाख कैश जो पहले बताया गया था। यहीं से इंश्योरेंस फ्रॉड का एंगल भी खुल जाता है। तभी स्टेशन में तमिलनाडु पुलिस से कॉल आता है और पता चलता है कि इन मजदूरों के ग्रुप का वहाँ भी एक रॉबरी केस दर्ज है। उसी रात मनोज वापस अपने घर आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। स्टेशन में वो बताता है कि वो अपनी पुरानी जमीन बेचने गया था। ये भी पता चलता है कि वो पहले भी एक बार नशे की हालत में स्टेशन आया था कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करने, लेकिन ऑफिसर ने उसे सीरियसली नहीं लिया था। तभी एसआई को शक होता है कि मनोज ही किलर हो सकता है, क्योंकि जिस दिन वो स्टेशन आया था उसी दिन अरुल की बॉडी मिली थी। इसके बाद डिप्टी एसपी एसआई को एक हफ्ते का टाइम देता है और केस सॉल्व करने के लिए कहता है। तभी एसआई को एक गोल्ड स्मिथ का कॉल आता है और वो बताता है कि एक महिला सोना बेचने के लिए आई थी, लेकिन उसने ना तो प्राइस नेगोशिएट किया, ना ही बाद में बात करने के लिए अपना नंबर दिया। गोल्ड स्मिथ का बेटा ये भी बताता है कि उसकी फोन की रिंगटोन एक ट्रेडिशनल छेंडा ड्रम की ट्यून थी। एसआई एक फोटो लेकर गोल्ड स्मिथ के पास जाता है पहचान करवाने के लिए, और यहीं से शुरू होता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पता चलता है कि वो सस्पिशियस महिला कोई और नहीं बल्कि अंजना है, जो पुलिस ऑफिसर आनंद की वाइफ है। वही आनंद जो शुरुआत में अपनी बीमार माँ की देखभाल के बहाने छुट्टी पर था। एसआई सीधा आनंद को कन्फ्रंट करता है और आनंद का चेहरा उतर जाता है। यही सबसे बड़ा सच सामने आता है। पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन रम्या को छोड़कर इस सारे क्राइम में इन्वॉल्व था। सीसीटीवी फुटेज में जो पुलिस की गाड़ी की लाइट दिखी थी, वही एसआई के लिए सबसे बड़ा क्लू थी कि किसी इनसाइडर का हाथ है। पूछताछ में पूरी कहानी खुलती है। अरुल नाम के मजदूर को पुलिस कस्टडी में ही मार दिया गया था एक नशे वाले केस के दौरान, जब उसने एक ऑफिसर पर हाथ उठा दिया था। गुस्से में ऑफिसर्स ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अपनी इसी गलती को छुपाने के लिए ऑफिसर्स ने बाकी 3 तमिल मजदूरों के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी की रॉबरी की प्लानिंग बनाई। उन्हें उसमें छोटा सा हिस्सा देने की डील की। जब मजदूरों ने ज्यादा हिस्सा मांगा तो पुलिस वालों ने उन्हें ही मार दिया। सिर्फ 2 बॉडीज सबके सामने लाई गई। कुमार को ऑफिशियली मिसिंग दिखाया गया। उसकी बॉडी कहाँ छुपाई गई ये कभी रिवील नहीं होता। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही करप्ट टीम एसआई को जानबूझकर गलत डायरेक्शन में भेजती रही। फेक क्लूज प्लांट किए गए, टाइमिंग मैनेज की गई ताकि एसआई कभी सच के करीब ना पहुंच पाए। जैसे ही एसआई डिसाइड करता है कि वो ये सब कुछ रिपोर्ट करेगा, बाकी करप्ट ऑफिसर्स घबराकर उसी पर अटैक कर देते हैं। एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें एसआई अकेला पूरी टीम को मारकर बेहोश कर देता है। आखिर में डिप्टी एसपी अपनी फ्रेश टीम के साथ पहुंचता है और सारे करप्ट ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लेता है। एसआई जख्मी हालत में खड़ा होता है, लेकिन सच उसके साथ होता है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है कि चौथे मजदूर कुमार की बॉडी कहाँ है। ये राज करप्ट ऑफिसर्स कभी नहीं बताते और मूवी इसी सवाल के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।